इमेजिन करो तुम्हारा अपना खुद का घर किसी और एंटिटी के लिए भी अपना ही घर हो। तो ऐसा नहीं है कि हम जब हमारे घर में अकेले रहते हैं सच में हम अकेले होते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कोई हमारे ऊपर नजर रखता है पर हमें पता नहीं चलता। तब तक पता नहीं चलता जब तक वो ना चाहे या वो खुद हमारे सामने आके प्रेजेंट ना हो जाए। सब कहते हैं स्पिरिट को नहीं देखा, सब कहते हैं कि स्पिरिट्स होते नहीं है, पर अगर स्पिरिट्स नहीं होते तो ये कहानियां कैसे आती सामने, ये सारी चीजें कैसे पता चलती, ना इन्वेस्टिगेटर बनते ना और भी सारी चीजें होती। जो कहानी आप सुनने वाले हो जिसके साथ ये कहानी हुई है वो आज भी इतने ट्रॉमा में रहते हैं कि उन्हें अभी तक समझ नहीं आता है कि सच में वो सारी चीजें उनके साथ हुई भी है या सिर्फ उनकी इमेजिनेशन थी। आज की कहानी नेपाल की है। नेपाल एक ऐसा प्लेस जिसके खूबसूरती के बारे में किसको नहीं पता, पर कहते हैं ना कभी कभार खूबसूरत चीजों के पीछे भी बहुत सारे मिस्ट्रीज रहते हैं, बहुत सारे राज होते हैं जो हमारे सामने होते हुए भी हमें नजर नहीं आते, पर वो होते नहीं है, वो कहने वाला भी तो कोई नहीं है, राइट। सो ऐसा ही कुछ किस्सा, कुछ कहानी 2015 में नेपाल की रहने वाली रितिका के साथ हुआ था। रितिका तब लगभग 22 से 30 साल की हो चुकी थी और ये कहानी 2015 में हुई अर्थक्वेक के बाद की है। नेपाल में 2015 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, बहुत लॉसेस हुए थे, इतने सारे लॉसेस हुए थे कि रिकवर कर पाना भी इम्पॉसिबल सा था। और जब ये अर्थक्वेक हुआ तब रितिका का जो ओन हाउस है वो भी आधा टूट चुका था, इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था। और ये कहानी भी सेम उसी टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट हो जाती है। एग्जैक्ट डेट तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, पर अगर आप गूगल कर लोगे 2015 में कब अर्थक्वेक हुआ था नेपाल में तो आपको मिल जाएगा। सो कहानी अर्थक्वेक के 4 दिन बाद की है। सारे लोग अपने अपने घर वापसी कर रहे थे। रितिका भी अपनी फैमिली के साथ जब अर्थक्वेक आया था तो शेल्टर जोन में चली गई थी और 3 से 4 दिन बाद उन्होंने अपना घर वापसी किया। जब वो लोग अपने घर में पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस किया है, कुछ ऐसी चीजें देखा है, सुना है, महसूस किया है जो सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी। एंड आई एम गारंटेड कि ये वीडियो सुनने के बाद आपको भी एक चीज, एक फीलिंग जरूर महसूस होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट अनामिका। आप लोग देख रहे हो अनामिका हॉरर स्टोरी। आई चेंज माय चैनल नेम इन सम रीजन, बट थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और ऐसे अगर आप लोग प्यार देते रहोगे तो ऐसे कहानी आती रहेंगी। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ये बात लगभग 2015 के एक ऐसे टाइम फ्रेम की 4 दिन बाद की है जिस टाइम फ्रेम में बहुत अपनों ने अपनों को खोया है, बहुत सारी जिंदगियां तबाह हुई है, बहुत सारे घर बर्बाद हुए हैं। पर ना टाइम सब कुछ भुला देता है। धीरे धीरे जब टाइम बीतता रहता है ना तो सब कुछ वैसे ही धीरे धीरे भूलने लगता है, अपने लाइफ में नॉर्मल होने लगता है। पर कुछ चीजें ऐसी है जो कभी नॉर्मल होती नहीं है। अगर हम इसे नॉर्मली देखें भी ना तो वो नॉर्मल नहीं होंगे। सो ये बात 4 दिन बाद की है जब रितिका अपने मम्मी, पापा और भाई के साथ वापस अपने घर आती है। घर में एंटर करते ही घर की हालत देख के रितिका के जो पापा है वो तो रो पड़ते हैं, क्योंकि जो चीजें आपने बहुत मेहनत से, शिद्दत से बनाया है वो अगर आपकी आंखों के सामने टूटा हुआ मिले तो आपको कैसा लगेगा। फिर भी खुद को संभाल के उन लोगों ने पहले पूरे घर को साफ किया और साफ करने के बाद 2 रूम्स को ऐसे क्लीन किया कि ताकि वहाँ पे रहने लायक एक प्लेस बन जाए। और रितिका के पापा ने घर को फिर से बनाने के लिए जो जो चीजें नुकसान हुई है उन सारी चीजों को रिकवर करने के लिए लोग भी हायर करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। घर का काम ऐसा होता है ना कि करते करते कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। सुबह से लेके ये लोग रूम्स को साफ कर रहे, पानी वगैरह जहाँ पे लीकेज हुआ था वो सारी चीजें साफ करके ये लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके थे तब। तो रितिका अपने जिस रूम में वो रहती थी उस रूम में जाती है कुछ सामान लेने के लिए। रितिका ना एक चीज नोटिस करती है कि रितिका जैसे ही अपने रूम में जाती है उसके पीछे ना उसका भाई उसके साथ साथ चलते हुए उसके रूम तक जा रहा है। तो रितिका अपने भाई को कहते हैं कि इधर उधर मत जा,
तो मम्मी या पापा किसी के पास रुक अभी, क्योंकि ऐसे तेरे को मेरे आसपास रहना सही नहीं है, पता नहीं कहाँ से क्या गिर पड़े टूट जाए। रितिका का जो भाई है ना वो कुछ नहीं कहता, वो जाके एक कोने में जाके चुपचाप बैठ जाता है। तो रितिका अपने रूम के ओर जब बही रही थी, पता नहीं क्यों उसे क्या सूझा कि उसने अपने भाई को कहा कि आजा मेरे साथ ऊपर चल मेरे साथ ही रह। तो रितिका का जो भाई है वो ना पीछे चलते हुए उसके साथ उसके रूम में आ जाता है, और रितिका उसके भाई से बातें करती रहती है कि मेरा यहाँ पे ये सामान है, इसको नीचे लेके जाना है, भाई मुझे ये दे थोड़ा सा, भाई वो बुक्स रखा हुआ है वो दे। रितिका बातें कहती है पर पता नहीं क्यों उसका भाई कुछ जवाब नहीं दे रहा था। रितिका फिर से पूछती है भाई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। रितिका का जो भाई है उसका नाम था मिहिर, और मिहिर तब अराउंड 15 से 16 साल का था। नॉर्मली मिहिर का बिहेवियर ऐसा नहीं होता है, वो बहुत ही क्रेजी सा पर्सन है, वो उछल कूद ये वो करता ही रहता है हमेशा। पर एक बंदा अचानक से ऐसे हरकतें करना स्टार्ट कर दे, शांत सा बैठा रहे, तो आपको कैसा लगेगा। वैसे ही फीलिंग्स के साथ रितिका ने पीछे मुड़ा, देखा कि उसका भाई तो वहाँ पे है ही नहीं। तो वो किससे बातें कर रही है अब तक। रितिका जोरों से आवाज लगाती है मिहिर कहाँ है तू, पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। रितिका ने सोचा कि शायद मेरा भाई बिना बताए कहीं पे निकल तो नहीं गया है बाहर इस चीज को देखने के लिए। वो तो और के नीचे आती है और देखती है उसका भाई उसके मम्मी के साथ ही बैठा हुआ है। आते ही कस के चाटा लगाती है वो अपने भाई को और कहती है कि तेरे को किसने कहा मेरे को बिना बताए नीचे तू आ गया, और मैं वहीं पे तेरे को ढूंढ रही हूँ, क्या तेरे को डर वगैरह नहीं लगता मेरा। उसकी ये बातें सुन के ना रितिका की जो मम्मी है मिहिर और रितिका के पापा, ये तीनों ना हैरान से हो गए थे। उनके फेस से ही देखने से लगा कि वो थोड़ा हैरान हो रहे। तभी रितिका की मम्मी ने कहा कि किसकी बातें कह रही है तू, मिहिर की। मिहिर तो तब से मेरे साथ बैठा हुआ है, तुझे किसने कहा कि मिहिर तेरे साथ गया हुआ था। मिहिर मेरे पास है, जब से आया हुआ है ना घर में तब से मेरे साथ ही है। ये बात सुन के रितिका भी लाइक कि मिहिर अगर मम्मी और पापा के साथ है तो मेरे साथ कौन गया था। और तभी से ही रितिका के साथ स्टार्ट हो गया था हॉन्टिंग खेल। रितिका का घर कभी हॉन्टेड था ही नहीं, पर उसके घर में कुछ ऐसी ऐसी चीजें होने लगी कि वो घर रहने लायक भी नहीं बचा। क्यों कैसे वो आपको मैं बताती हूँ। उस दिन रात रितिका मिहिर एक बेडरूम में और रितिका के मम्मी और पापा साइड वाले बेडरूम में सो रहे थे। पता नहीं क्यों रितिका की मम्मी को बहुत तेज प्यास सी लगी। नॉर्मली वो रात को उठती नहीं है और ना ही वो किचन की ओर कभी जाती भी है, पर उस रात पता नहीं क्यों उन्हें इतनी तेज प्यास लग रही थी कि मानो सालों से उन्होंने पानी ही नहीं पिया है। वो जैसे तैसे करके उठती है और देखती है रूम में पानी नहीं रखा है। वो पानी का जो जॉग या क्या का बॉटल, ग्लास का बॉटल था उनका, वो उठाती है और किचन की ओर बढ़ने लगती है। अर्थक्वेक के बाद सिचुएशन कुछ ऐसा था कि इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक ठाक नहीं थी, कभी आती थी कभी जाती थी, कभी थी ही नहीं। दिन भर इलेक्ट्रिसिटी आती ही नहीं थी। तो रितिका की मम्मी लाइट ऑन करने की कोशिश करती है और देखते कि लाइट है नहीं। तो वो ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और एक वार्डरोब के पास बड़ा सा कैंडल रखा हुआ था, वो जलाती है और उस कैंडल को और बॉटल को साथ लेके किचन की ओर बढ़ती है। वो किचन की ओर बढ़ रही थी और पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था कि पीछे से ना कोई बच्चा हंस रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद मिहिर होगा या उनकी बेटी उनके साथ प्रैंक कर रही है या रात भर वो लोग जाग के मस्ती वगैरह कर रहे हैं। तो उसकी मम्मी ना ऐसे ही पीछे बिना देखे ऐसे ही डांट लगाती है कि मिहिर अपने रूम में जाओ, बाहर क्यों इतने रात को घूम रहे हो, पता नहीं कितनी रात हो गई है। वो
और कुछ नहीं कहती है और सीधा किचन की ओर बढ़ जाती है। वो किचन की ओर बढ़ती है और पानी जैसे ही बॉटल में भरना स्टार्ट कर देती है ना, उन्हें अंदर से ऐसा लग रहा था उनका पूरा शरीर जल रहा है, तप रहा है। वो बिना सोचे समझे 1 लीटर पानी का बॉटल पी जाती है। पानी पीने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिल रही थी। वो फिर से पानी पीती है, वो फिर से पानी पीती है। ऐसे 3 से 4 लीटर पानी वो पी जाती है। फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद प्यास ही नहीं बुझ रही है उनकी। अब हद इतना बढ़ गया था कि वो किचन में ही चीखना स्टार्ट कर देती है और उनके हाथ से वो पानी का बॉटल नीचे गिर के टूट जाता है। पानी की बोतल टूटने की आवाज और उनकी चीख, ये दोनों सुन के रितिका, मिहिर और उनके पापा तीनों ही जाग जाते हैं और दौड़ के किचन की ओर आते हैं। किचन में आने से ही जो सारी चीजें उनके आंखों के सामने उन्होंने देखा ना, वो देख के कोई भी इंसान उस ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उन्होंने देखा कि रितिका की मम्मी के हाथ से खून बह रहा है और रितिका की मम्मी के कंधे के सामने कोई ब्लैक सा शैडो फिगर बैठा हुआ है। उसकी कद, उसकी ऊंचाई देख के ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा बच्चा है, बौना पर छोटा। ये देख के रितिका चीख उठती है और जैसे ही वो चीखती है, पता नहीं क्यों कैसे वो साया वहां से उसके मम्मी के कंधे से गायब हो जाता है और जैसे ही वो साया गायब होता है, रितिका की मम्मी बेहोश हो जाती है। रितिका के पापा उनकी मम्मी को उठा के बेडरूम में ले आती है और रात भर ये चारों एक ही साथ एक ही बेडरूम में रहते हैं। कोई सोता भी नहीं है क्योंकि वो डर उनके आंखों में तब साफ था। दोनों ने कुछ तो देखा है। दूसरे दिन सुबह रितिका की मम्मी खाना बनाने के लिए किचन की ओर जा रही थी। एक हाथों में उनके वैसे ही फ्रैक्चर आ चुकी थी क्योंकि वो वैसे ही गिर गई थी और साथ में कट भी गया था उन्हें। तो रितिका के पापा कहते हैं, चलो मैं तुम्हारा कुछ मदद कर देता हूँ, कुछ सब्जी वगैरह काटना है तो बता दो, मैं काट देता हूँ। फिर मेरे को बाहर भी जाना है, लोगों से मिलना है, कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं, कैसे क्या ठीक करना है, घर की हालत को वो देखना है। तो रितिका की मम्मी भी मान जाती है, ठीक है थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दो आप, उसके बाद आप निकल जाना क्योंकि बच्चे भी रात भर सोए नहीं है, उनको भी भूख लगी होगी। रितिका की मम्मी ने कहा कि साइड में पालंग रखे हुए हैं और बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, वहां से कुछ सब्जी निकाल के काट दो, मैं वैसे ही बना देती हूँ। रितिका के पापा टोकरी में से कुछ सब्जी शायद निकाल रहे थे, पर उसी टाइम फ्रेम में ना उन्होंने देखा कि जहाँ पे गैस सिलेंडर रखा हुआ था, सिलेंडर के कोने में एक शैडो फिगर जैसा बना हुआ कोई तो है अंधेरे कोने में, पर वो बच्चा नहीं है, वो कोई बड़ा इंसान है। कोई ऐसा है कि लड़का है पर फिगर से उतना पता नहीं चल रहा है कि कौन है। तो रितिका के पापा डायरेक्ट उनको कहने लगे, कौन है यहाँ पे, कौन हो तुम? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अभी तो बहुत सारे लोग बेघर है, तो हो सकता है इनमें से कोई यहाँ पे आके छुप के रह रहा होगा हमारे घर में, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जैसे ही रितिका के पापा चीखते हैं, उनकी मम्मी आ जाती है, रितिका की मम्मी आती है और उसके पापा को कहते हैं कि क्या हुआ। रितिका के पापा कहते देखो वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई है। रितिका की मम्मी कहते कौन है वहाँ पे, कोई भी नहीं है। रितिका के पापा दूसरी नजर घूम के देखते हैं तो सच में वहाँ पे कोई नहीं था। वैसे ही जैसे तैसे करके खाना वगैरह उन लोगों ने बना लिया और खाना बनाने के बाद वो खाना खाने के लिए उसी सेम बेडरूम के ओर गए थे क्योंकि उनके पास अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कहाँ पे क्या करे। तो चारों लोग बैठ के खाना खा रहे हैं पर किसी के फेस में कोई स्माइल नहीं है, सबके फेस में एक डर सा नजर आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। चारों को पता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है पर चारों में से कोई कह नहीं पा रहा है। उस दिन सुबह और शाम जैसे तैसे भी थी, पर रात में जो चीजें उनके बेड में थी वो तो भाई नेक्स्ट लेवल ही था।
रितिका का भाई दोनों अपने मम्मी के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और रितिका के पापा काम के लिए कुछ बाहर गए हुए थे। तीनों घर में अकेले हैं। बाहर से रूम लॉक है, आई मीन मेन जो गेट है वो लॉक किया हुआ है। वो लोग पढ़ रहे थे, अचानक पता नहीं फिर से वही लोड शेडिंग हो गया और इलेक्ट्रिसिटी चली गई। रितिका के मम्मी ने कहा कि रितिका तुम्हारे साइड में ही कैंडल रखा हुआ है, उसको जलाओ और तुम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करो। तो ये लोग भी वैसे ही करते हैं, पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। वो लोग पढ़ रहे थे पर कहीं से किसी की धीरे से रोने की आवाज आना स्टार्ट हो गया था। तब ये तो रो रहा था। कुछ टाइम बाद वो रोना धीरे धीरे करके हंसने में कन्वर्ट हो गया। अब मानो कोई बच्चा हंस रहा है। थोड़ा टाइम जब और बीता, पता नहीं कैसे उनके जो रूम का जो गेट है, डोर है, उसमें नॉक नॉक होना स्टार्ट हो गया। रूम में रॉक रॉक हो रहा था और पास से रोने की और हंसने की आवाजें आ रही थी, बहुत तेज, बहुत जोर से। और वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रितिका की मम्मी, रितिका और मिहिर इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इतने में ही उनके बाहर के गेट में डोरबेल बजा, क्योंकि बाहर रितिका के पापा खड़े थे। बहुत टाइम से वो डोरबेल बजाए जा रहे थे पर गेट खोलने वाला कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। मिहिर के पापा को, आई मीन रितिका के पापा को थोड़ा सा शक होने लगा कि वैसे घर में बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही है, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, सेफ भी है कि नहीं। वो आस पड़ोस से 2 और लोगों को बुला के लाते हैं और बाहर का मेन गेट तोड़ के वो अंदर जाता है। अंदर जाके देखते कि बाहर तो कोई है नहीं, आई मीन रूम के बाहर कोई नहीं है, सब लोग रूम के अंदर है और रूम अंदर से लॉक है। उस रूम के दरवाजे को भी तोड़ा जाता है और तोड़ के देखते हैं कि मिहिर के जो मम्मी है वो बेड पे बैठी हुई है। मिहिर बेड के नीचे अपने दोनों कान को ऐसे पकड़े नीचे बैठा हुआ है और उनकी जो बेटी है वो बेहोश हो पड़ी है। ये सिचुएशन देख के जो और 2-3 लोग इनके घर में आए थे वो भी समझ गए थे कि घर में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है, क्योंकि ये अजीबोगरीब चीज़ें को देखना इसीलिए हो रहा था क्योंकि अर्थक्वेक के बाद बहुत सारे इंसानों की जाने गई है और बहुत सारे ऐसे रूह अभी भटक रहे थे जो जिनकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई थी। कोई बच्चा था, कोई बूढ़ा था, किसी की कुछ उम्मीदें, कुछ ख्वाहिशें बाकी थी। तो ये लोग क्या करते हैं, उनके यहाँ पे एक सिद्ध मंदिर है काठमांडू से थोड़ा आगे, इतना भी मैंने बता दिया, काठमांडू से थोड़ा आगे। उस मंदिर में जाके पुजारी से उन्होंने बात किया तो उन्हें ये सारी बातें पता चली जो मैंने आपको कहा। फिर उन्होंने गंगा जल, घर को पवित्र करने के लिए कुछ और सारी चीज़ें उनको दिया और देने के बाद जब वो सारी चीज़ें लेके वो लोग घर वापस आए, गेट मतलब मेन गेट तो टूटा हुआ था पर फिर भी जब वो एक कदम सामने रख रहे थे ना, उन्हें ऐसा प्रेशर फील हो रहा था कि मानो कोई तो है या कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें बाहर की ओर फेंक रही है। मतलब कोई तो है जो उन्हें ये सारी चीज़ों के साथ एंटर करने नहीं दे रही है या फिर देना नहीं चाहती है। पर ये लोग एक साथ चारों हाथ पकड़ते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। जाने के बाद जो सारी चीज़ें उन्होंने दिया, अपने शिद्दत से वो सारी चीज़ों को करते हैं। अगरबत्तियाँ जलाते हैं, घर को अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, घर के ऑरा को भी क्लीन करते हैं और चारों कोने से उसको प्रोटेक्शन लेयर दे देते हैं ताकि कोई भी एंटिटी अगर घर के आसपास भी है तो उनके घर में प्रवेश ना करे, क्योंकि वैसे उनका घर खाली था। दूसरी बात, उनके घर को छोड़ के बहुत सारे 3-4 घर ऐसे हैं उनके ही जान पहचान के जो अब नहीं थे, जिनका घर भी टूट गया था। कहते हैं ना कि बहुत सारे इंसानों की जब इच्छाएं रह जाती हैं
और वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो इच्छा पूरे करने के लिए वो वापस आते हैं, पर उनके पास तब अपनी फिजिकल बॉडी नहीं होती है, तो वो रूह बन के भटकते हैं। कुछ स्पिरिट्स लोगों को सिर्फ हॉन्ट करती है, और कुछ स्पिरिट है जो लोगों को ये बताने की कोशिश करती है कि मुझे फ्री करवाओ, या मैं हूँ यहाँ पे, या तुम्हारी कुछ नुकसान या तुम्हारी कोई नुकसान मैं करने नहीं आया हूँ या आई हूँ यहाँ पे। ऋतिका के घर में जो स्पिरिट थे वो ऐसे थे कि उन्हें चैन से रहने भी नहीं देते और ना ही जीने देते, और इन स्पिरिट से लड़ना तब पॉसिबल नहीं था। पर उनकी किस्मत अच्छी थी कि टाइम रहते उन्होंने सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया, और ज़्यादा ऐसी चीज़ें उनके साथ नहीं हुई हैं कि उन्हें और बहुत सारी चीज़ें खोना पड़े या किसी को खोना पड़े, क्योंकि ऐसी भी कहानियाँ होती है, ऐसी भी सारी चीज़ें मैंने भी पढ़ी है कि लोग ख़त्म हो जाते हैं। सो आई होप सो कि ये कहानी आपको पसंद आई है, क्योंकि कुछ कहानियाँ ना सिर्फ कहानियाँ नहीं होती है, वो लोगों की वो आखिरी किस्से होते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, पर वो जो करते हैं उनका ही छोटा सा झलक हमारी आंखों के सामने आता है, या वो खुद ही बताना चाहते हैं, वही हम स्टोरी के जरिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छा हुआ कि ऋतिका आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए। एंड आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, हिट द बेल आइकन। मैं हूँ आपकी होस्ट नामिका, और मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही और राज लेके। तब तक के लिए देखते रहो।